मैं नाम सलमान राजपूत है, मैं भारतीय का स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यार आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। तो आज इस वीडियो में एक और ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा जायज़ मसला है, वो एक ऐसा शायद जायज़ मसला है जिसकी हमें शरीयत इजाज़त तो देती है, लेकिन खुदा ताला के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमल है जिसे हम लोग तलाक भी कहते हैं। अब जो आज इस वीडियो में जो बातें डिस्कस करूँगा, सबसे पहली बात तो ये होगी कि तलाक की इक़सामात कितनी है, जो मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ के सब्जेक्ट से कंसर्न है। तो दूसरी बात मैं डिस्कस करूँगा वो करने जा रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि तलाक की वजूहात पे बात करूँ कि तलाक की वजूहात है, तो ये मुझे ना ढेरों सारी वजूहात मिल गई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कि तलाक से पहले वाले अमल के बारे में बात कर ली जाए, जिसे हम शादी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी होगी, तलाक का मरहल तो उसके बाद आएगा ना। तो इस वजह से मैं सोचा था कि शादी के बारे में बात कर ली जाए, शादी के रिश्ते को इतना मजबूत कर लिया जाए कि तलाक तक बात ही ना पहुँचे। तो पहला हमारा जो चीज़ थी वो शुरू करता हूँ, क्योंकि इस पर बात इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट देखी थी, तो पता चला कि कराची में इस साल रवां साल तकरीबन 20,000 तलाक रोकथाम के केसेस रिपोर्ट हुए सिर्फ कोर्ट्स में। ये तो वो केसेस है जो सिर्फ कोर्ट्स तक पहुँच के हल होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में काफ़ी केसेस आउट हो जाते हैं। तो मतलब ये देखा जा रहा है कि तलाक बहुत तेज़ से बढ़ रही है। तो अभी इसकी इक़साम पे आता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि तलाक के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है या तलाक के बारे में मालूमात लेनी है, तो सूरह बकरा के आयत नंबर 228 से 241 और 266 में तलाक के बारे में हवाला दिया गया है। फिर हर एक मसलक ने इसे अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, हम लोग इस बात पर नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले आती है तलाक की इक़साम। तलाक ये शोहर का हक होता है और उसमें सिर्फ शोहर के मुंह से लफ्ज़ों की अदायगी ही काफ़ी होती है। उसकी इंटेंशन मैटर नहीं करती कि उसने किसी इंटेंशन में दिया, आया कि मजाक में दिया, रियल में दिया, गुस्से में दिया, बस उसके मुंह से लफ्ज़ों की अदायगी काफ़ी होती है निकाह को ख़त्म करने के लिए। अब इस तलाक की भी दो इक़साम आती है, ये आप लोग बात जान लें कि तलाक किसकी दो इक़साम आती है। एक तरीका है तलाक का सुन्नत और एक तलाक का तरीका है बिदअत। अब जो सुन्नत में आता है वो आता है एहसन और हसन। एहसन में क्या होता है कि आप सिर्फ एक मरतबा कह देते हैं कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, सिर्फ एक मरतबा आपने कह दिया, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आपने क्या करा कि अगर आप लोगों का 3 महीनों तक या इद्दत पीरियड के दौरान या 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान में आप लोगों का अगर रुजू नहीं होता है तो तलाक हो जाती है, लेकिन आपके पास 3 मंथ्स का तकरीबन टाइम होता है, इसके दरमियान में आप कभी भी उसे रुजू कर ले सकते हैं। तो यह सुन्नत का तरीका है। तो यही कहा गया कि अगर आपको तलाक देनी है आप सुन्नत के तरीके से दो, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम बहुत बड़ा होता है और उसमें आमतौर पर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो यह तलाक रुजी है। और जो तलाक हसन है वो क्या होता है कि उसमें आप हर पीरियड के बाद, हर एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद या हर महीने के बाद आप उसे तलाक देते हो। जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अगले महीने आपने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर आपने अगले महीने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो इसमें भी आपके पास 3 मंथ्स का पीरियड आ जाता है। अगर आपको इस दरमियान लगता है कि यार हम लोग दोबारा से एक साथ रह सकते हैं, हम लोग एक साथ चल सकते हैं, तो ये तलाक रुजू है। मीन्स आप इसमें कभी भी रुजू कर सकते हैं 3 मंथ्स के दरमियान, लेकिन 3 मंथ्स के बाद नहीं। अब आ जाते हैं तलाक के बिद्दत। अब लोग आमतौर पर जो लोग अपनाते हैं वो अपनाते हैं तलाक के बिद्दत को, जैसे एकदम ही 3 तलाक दे दी, ये इसमें कहानी खत्म हो जाती है, बिल्कुल माना कॉन्टेक्ट खत्म, निकाह खत्म हो गया, तो वो होते तलाक के बिद्दत। जैसे एक ही वक्त में 3 तलाक दे दी या एक 2 दिन के बाद थोड़े टाइम के बाद 3 तलाक दे दी, तो ये तलाक के बिद्दत। अब आ जाते हैं तलाक में क्या होता है, अगर तलाक देता है शोहर तो वो पाबंद होता है हक में देने का बीवी को। अब जो खुला आती है, खुला क्या होती है, उसमें क्या होता है, दूसरी इक़साम है तलाक की खुला। खुला में बीवी खुद अपने शोहर से तलाक लेती है, लेकिन खुला में अपना बीवी को अपना हक में छोड़ना होता है, अब उसे हक में नहीं मिलेगा खुला के केस में। अब आता तीसरी कहानी आती है बाय डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि इसमें शोहर अपनी बीवी को खुद ये पावर देता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हक में कंडीशन लिखी दी जाती है कि मैंने अपना तलाक का हक अपनी बीवी को दे दिया। जब बीवी चाहे उनसे खुद तलाक ले सकती है। वो कैसे लेती है, आमतौर पर बीवी लफ्ज़ अदा कर देती है कि भाई मैं फलां की तरफ से अपने आप को तलाक देती हूँ, मैं फलां की तरफ से अपने आप को तलाक देती हूँ। इस तरह भी निकाह ख़त्म हो जाता है बाय डेलीगेशन। ये तलाक की तीसरी काइंड है। अब इसमें एक बात समझ ली जाए कि इसमें अब ये नहीं कि शोहर ने अपना हक बीवी को दे दिया तो शोहर के पास हक नहीं है, लेकिन शोहर के पास भी हक तलाक का है, लेकिन बीवी भी उससे तलाक ले सकती है जब मर्जी चाहे। अब जो तीसरी इसकी काइंड आती है वो आती है इला। इला क्या होता है, उसमें शोहर कसम खाता है कि 4 मंथ या 4 मंथ से ज़्यादा वो अपनी बीवी के साथ इंटरकोर्स नहीं करेगा, मुबाशरत नहीं करेगा, तो इस केस में भी तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब आते हैं ज़िहार। ज़िहार एक तलाक की काइंड है। इसमें क्या करता है
इसमें शोहर अपनी बीवी को अपने किसी ब्लड रिलेशन से कंसर्न कर देता है। जैसे आमतौर पर बीवी को कह देता है कि या से तू मेरी माँ, या से तू मेरी बहन। इस टाइप के अगर वो मुतशाबियत दे देता है अपने किसी खून के रिश्ते से, तो इस केस में भी तलाक हो जाती है। अब आते हैं मुबशरात, मुबर्रात क्या है? मुबर्रात में हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए राजी होते हैं, दोनों की रजामंदी होती है, तो ये होता है मुबर्रात। इस केस में अगर दोनों अलग होते हैं तो ये मुबर्रात के कांड में आ जाता है। अब आते हैं जुडिशल डाइवोर्स। अब हम देखते हैं कि आमतौर पर कोर्ट भी डिक्री पास करती है तलाक की या खुला की, तो इसमें कुछ ग्राउंड्स होते हैं। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि शोहर को 4 साल से ज़्यादा हो गए, शोहर गायब है, किसी को पता नहीं कि जिंदा है मुर्दा है, तो इस केस में बीवी कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है। या हस्बैंड उसकी सही तरह देखभाल नहीं कर रहा, 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसे खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं दी, तो बीवी कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है। या इससे हो जाता है कि अगर हस्बैंड को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, कैद हो गई किसी जुर्म में, तब भी बीवी कोर्ट से रुजू करके खुला की डिग्री ले सकती है। तो अब ये तो भी तलाक की काइंड्स ना। तो अब जो दूसरा मैंने बात की थी, मैं बात करना चाहूँगा तलाक की वजूहात पे, लेकिन उससे पहले जो मैं बात करूँगा वो यही करूँगा कि शादी के बारे में, कि भाई शादी के रिश्ते को इतना मजबूत कर ले जाए, उसे ही समझ ले जाए ताकि तलाक तक नौबत ही ना पहुँचे। क्योंकि ये एक जायज़ अमल तो है, लेकिन खुदा ताला का सबसे नापसंदीदा अमल है। तो अब इसमें एक बात हम लोगों ने समझ ली जाए कि हमारी ज़िंदगी में 3 किस्म के लोग आते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के। फॉर ए रीज़न, फॉर ए सीज़न, फॉर लाइफ टाइम। जो रीज़न और सीज़न वाले होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, सिर्फ मखसूस वक्त के लिए होते हैं, और इन्होंने हमारी ज़िंदगी में से साथ छोड़ के जाना ही है। रीज़न वाला मकसद पूरा करेगा चला जाएगा, सीज़न वाला थोड़े टाइम पीरियड के बाद आएगा चला जाएगा, लेकिन जो लाइफ टाइम वाला है वो हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल होता है। वो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा इम्पैक्ट असर करता है, या हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ पर असरअंदाज करता है। अब इस लाइफ टाइम वाले में हम वो मर्द या औरत भी कह सकते हैं जिसे हम अपने निकाह के लिए कबूल करते हैं, क्योंकि भाई निकाह के लिए हमने किया तो उसे लाइफ टाइम के लिए किया है। अब उसे हम छोटी मोटी बात पे छोड़ तो नहीं सकते ना, लाइफ टाइम के लिए पार्टनर चूज किया हमने। अब आमतौर पर जो शादी के लिए फैसले किए जाते हैं गलत, वो जल्दबाजी में किए जाते हैं। मिसाल तौर पर हम देखते हैं कि लव मैरिज में लड़का लड़की ने क्या किया, 2 महीने बाद की समझाना वगैरह कुछ किया, जल्दी से भाग के कोर्ट से डायरेक्ट शादी कर ली। अब जल्दबाजी के फैसलों में आमतौर पर देखा जाता है कि कोर्ट में ज़्यादा जो फैसले खुला के और डिवोर्स के केसेस आए वो लव मैरिज के केसेस ज़्यादा आए, क्योंकि आमतौर पर लड़का लड़की भाग के जज्बात में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें एहसास होता है कि यार हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तो एक जल्दबाजी का। दूसरा जल्दबाजी में आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़का या लड़की की उम्र बड़ी हो रही है, फिर अचानक से कोई रिश्ता मिलता है, हम सही तरह से उसको जांचते नहीं है, परखते नहीं है, हम जल्दबाजी फैसला कर लेते हैं। तो इस तरह भी आमतौर पर खुला के केसेस बहुत रिपोर्ट हुए हैं। और जो तीसरी बात, जो शादियाँ फैमिली प्रेशर में की जाती हैं वो शादियाँ भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि ये बात जान लो जिंदगी गुजारनी है लड़का और लड़की ने, फैमिली प्रेशर से लोग शादी करते हैं। अब कामयाब और नाकाम शादी का ये नहीं है कि अगर लड़का लड़की या मर्द बीवी साथ है तो वो शादी कामयाब है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो साथ तो है लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं है, खुश नहीं है अपनी शादी से, कभी उनकी बनी नहीं है, हमेशा लग रहे लड़ाई झगड़े रहे, बस तलाक नहीं तो क्या है, लेकिन फिर भी वो नाकाम शादी है क्योंकि वो कभी खुशी नहीं रहे। अब यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि जिससे हम अपनी शादी के लिए हमसे चूज करते हैं वो हमारी हर चीज़ पर असरअंदाज होता है, वो हमारी हर चीज़ का पार्टनर होता है, लाइफ टाइम पार्टनर ना भाई। तो जैसे मसलन हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी खुशी, हमारी गम, हमारी हार, हमारी जीत, और जो सबसे अहम बात है जिसे हम पार्टनर चूज करते हैं उसको देख के डिफाइन होता है कि हमारे बच्चे किस माहौल में परवरिश पाएंगे। कहते हैं ना जिसने हमने बच्चे सवाल लिया उसने सब कुछ सवाल लिया, तो इसलिए कहते हैं कि अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ कर चूज करो। अब कामयाब शादी की निशानी सिर्फ ये नहीं है कि एक जोड़ा है वो हंस खेल रहा है, घूम रहा फिर रहा है कि भाई यही शादी कामयाब है। कामयाब शादी तब कही जाती है, कामयाब शादी का राज यही है कि सिर्फ दुखों में सुखों में नहीं, सिर्फ हंसी खुशी में नहीं, बल्कि दुख में भी जोड़े साथ खड़े, दुख में खानदान साथ खड़े, मीन्स थोड़ी थोड़ी बातों में साथ नहीं छोड़े, भाई दुख आया गमी आई तब भी भाई साथ खड़े, मुसीबत से साथ लड़ रहे, अपनी खुशी के लिए अपने अच्छे वक्त के लिए एक साथ लड़ रहे। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जोड़ा कामयाब है, दुखों में भी एक साथ खड़ा है। एक छोटी सी बात मैं बड़ी बात कर उससे खुलासा करता हूँ, वो ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि गुस्से और परेशानी में जिस लहजे से मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, वही डिफाइन कर देता है कि आपकी शादी कामयाब होने जा रही है नाकाम। अब जिस लहजे से हम बात करते हैं गुस्से में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि आमतौर पर हम देखते हैं कि सालन में अगर नमक ज़्यादा कर दिया बीवी ने, गलती से कर दिया, तो अगर हस्बैंड उसे गुस्से में कहता है कि बेगम मारना चाहती हो क्या, ब्लड प्रेशर का मरीज नमक तेज कर दिया,
मीन्स अगर हमने इसी लफ्ज़ को गुस्से वाले लहजे में कहा तो मामला खराब होंगे, लड़ाई होगी। अगर यही लफ्ज़ यही बात हम प्यार पर जुमलों में कह दें कि भाई बेगम लगता है ज़्यादा प्यार आ गया है कि आपने नमक ही ज़्यादा तेज़ कर दिया, मीन्स आपका लहजा बात करने का बताता है कि आपकी शादी कामयाब होने जा रही है नाकाम। अब आखिर में सिर्फ यही बात कह के इख्तिताम करूँगा, वासिफ अली वासिफ को लेके अगर साथ रहना है तो लड़ाई कैसी, मीन्स अगर साथ रहना है तो लड़ाई कैसी, अगर साथ नहीं रहना तो लड़ाई कैसी। देखो लड़ाई झगड़े हर घरों में होते हैं, हर फैमिली के दरमियान में होता है, लेकिन हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि क्या गलत है बजाय कि कौन गलत है। तो शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।